देखिए, आप जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उस जानकारी के साथ भी वही बात है। और देश में जो एसआईआर किया बिहार में, उसमें भी दोनों में एक ही बात है। जो ईमानदार होते हैं वो न्याय के साथ खड़े होते हैं। ईमानदार अगर आप हैं तो न्याय के साथ खड़े रहेंगे। ईमानदार हैं तो मनुष्यता के साथ खड़े रहेंगे। अगर आप जाति के साथ, धर्म के साथ, इस तरह की चीजों के साथ खड़े हो जाएंगे तो लिख लीजिए कि आप ईमानदार नहीं है, बेईमान है। ईमानदारी से मतलब समझता है लोग कि जो है, हमने किसी का पैसा नहीं लिया है, किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। लेकिन नुकसान कई प्रकार के होते हैं। एसआईआर जो किया है चुनाव आयोग ने, एक तो पहले समझ लीजिए कि उसकी जो मंशा है वो स्पष्ट है कि आम आदमी को उसके वजूद में उलझा दिया गया। हमें इस बात का तनाव कभी नहीं था कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। हमें इस बात का तनाव कभी नहीं रहा कि हमारा नाम यहाँ यहाँ काट दिया जाएगा। जहाँ है वहाँ है, जहाँ नहीं है वहाँ हमारा नाम जोड़ा जाएगा। हमें ये लगता था कि भाई हमारा नाम इस जगह जोड़ा जाएगा, हमारा नाम इस जगह जोड़ा जाएगा। अगर समझिए कि जाति गणना जो कह रहे हैं बिहार में जो हुई, जो अभी बात कर रहे हैं राहुल गांधी वहाँ की, राहुल गांधी वहाँ तेलंगाना की। अगर जाति गणना ईमानदार से हुई होती देश में, या जनसंख्या जाति गणना के अलावा कहिए जनगणना होती सही तरीके से, और जनगणना के आधार क्या होते, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भी देखा जाता कि भैया इसमें कितनी किसकी तरक्की हुई, किसकी कितनी स्वतंत्रता है, कितने शिक्षित हैं, कितने लोगों के पास घर है, कितने लोगों के पास दो घर है, कितने लोगों के पास छह घर है। ये सब का आकलन होता। किसके पास पांव रखने की भी जमीन नहीं है, किसके पास इतनी जमीन है कि पता ही नहीं है कितनी जमीन है। इसकी समीक्षा कभी देश में नहीं हुई। अगर ईमानदारी से काम हुआ होता, और अगर मैं कहता हूं कि नेहरू अगर आज तक जिंदा होते तो ये काम हो चुका होता। क्योंकि नेहरू ने जो किया, जमींदारी प्रथा का अंत हुआ, या बाद में इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया और प्रीवी पर्स खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज लगाई गई। कहीं से आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए, कहीं से आवाज आ रही है। तो वो जो है, वो जो चीजें हुई, वो उसमें क्लियर था कि मकसद था कि आम आदमी तक आजादी का, आजादी की रोशनी, आजादी की लौ पहुंचे। और हर इस देश का नागरिक जो यहाँ रह रहा है उसको फील हो कि सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए सोच रही है। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमको बच्चे को पढ़ाना है, हमारे पास सरकार के स्कूल है। हमारे पास बच्चों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, वो सरकार के पास व्यवस्था है। हमारे पास दूसरी सारी चीजें चाहिए, यहाँ से वहां जाना है, सरकार के पास ट्रेन है और दूसरी व्यवस्थाएं हैं। सरकार के पास व्यवस्थाएं जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, कोई हमें लूट करके नहीं चलाएगा। यही सरकार का मकसद होता है। लेकिन एसआईआर का मकसद क्या है? एसआईआर सबसे ज्यादा इस बात को लेकर खुशी मनाई जा रही है कि 65 लाख लोगों को नाम काट दिया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मकसद क्या है। 65 लोगों का नाम जो काट दिया गया, वो किस लिए काट दिया गया? कह रहे हैं कि इतने लाख जो है मर गए हैं, इतने लाख लोग दूसरी जगह चले गए हैं, इतने लाख लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, डबलिंग है, वगैरह वगैरह कह रहे हैं। मैं वो सारी चीजें फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप कोई भी चीज करें, एक लाइन लिखिए, लेकिन उस एक लाइन के साथ जो है क्लैरिटी दीजिए, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट रखिए। जैसे कल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तेजस्वी ने, उसने अपना ईपिक नंबर डाला ऑनलाइन तो नहीं आया। अब बताया कि ईपिक नंबर जो डाला वो ईपिक नंबर बदला हुआ है, ईपीआईसी नंबर जो कहते हैं, जो मतदाता पत्र नंबर है, इसके पहले फलाना था। अगर समझिए दो है तेजस्वी के पास, तो डबलिंग जो आप कह रहे थे कि डबलिंग हमने खत्म किया, कैसे खत्म किया? क्या तेजस्वी यादव का दूसरी जगह नाम है? मेरे पास तो 3 कार्ड है, मैं बताऊं, मेरे पास 3 ईपिक नंबर है, लेकिन मेरा एक ही जगह नाम है। आप ही बार बार बदलते रहते हो। आप यहाँ से नाम काट दोगे, वहां चढ़ा दोगे, वहां से नाम काटोगे, वहां चढ़ा दोगे, आप करते हो। ईपिक नंबर हम नहीं टाइप करते हैं। और ईपिक नंबर दो कैसे? आधार नंबर दो है क्या? आपके पास इतनी बढ़िया डेटाबेस आपके पास था आधार का। आधार का डेटाबेस अगर लगाते तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। कम से कम डबलिंग का समाधान तो हो ही जाता। लेकिन आप वो समाधान नहीं किया। फिर एक इस देश में और समस्या है, किसी भी दिन किसी पागल आदमी का दिमाग फिरेगा, कोई नया कानून लेकर के आ जाएगा। समझिए, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट बना 2012-13 में, आपको याद होगा।
इसके पहले अंग्रेजों का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट था। लैंड एक्विजिशन एक्ट इतने सालों के बाद बना, उसमें कहा गया किसानों के जो है 80% अधिकार है, वो जमीन दे न दे 80% किसान तय करेंगे, उसके बाद जमीन लेंगे आप। ये पहला काम क्या किया नरेंद्र मोदी ने? पहला काम किया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के खिलाफ अध्यादेश ला दिया। हमने उसी दिन कहा था कि ये देश का बंटाधार करने आया है, ये कारपोरेट कंपनियों का आदमी। तब अडानी की चर्चा उस तरह से नहीं हो रही थी। अभी कल जो राहुल गांधी ने कहा, उसमें अरुण जेटली का जिक्र आया, उसमें कह रहे हैं कि ये अरे अरे ये कानून तो 3 कानून बना था तब जब अरुण जेटली मर गए थे। अरे अरुण जेटली के जिंदा रहते लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है 2 बार अध्यादेश लाया था आपने। लैंड एक्विजिशन एक्ट जब था, अरुण जेटली जिंदा थे, तब किसानों के अधिकार छीनने के लिए तमाम प्रयास किया। अगर स्लिप ऑफ टंग है राहुल गांधी का, लेकिन क्या धमकाया गया या नहीं गया, असल सवाल वो है। सेम वैसे ही बिहार में फिर मैं आता हूँ। बिहार में जब तेजस्वी यादव को धमकाया जा रहा है, जब एक आईएएस ऑफिसर को धमकाया जा रहा है, आम आदमी की क्या हैसियत है? आप सब जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब प्रदेश है। आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। आपको ये भी पता है कि 7 में महज 7% लोग बिहार में ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से ऊपर पढ़े लिखे हैं। अब ये बताइए कि जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री लिया हुआ है, दुनिया घूम रहा है, वो अपने लाइन लिख नहीं पाता, लिखी हुई लाइन पे कलम चलाता ऊपर से। जिसके पास बीबी है कि नहीं है पता नहीं है, वो कहीं बोलता है बीबी है, कहीं बोलता है नहीं है डॉक्यूमेंट में। जो बोलता है मैं इतिहास का जानकार हूं, वो बताता है कि 50 में नहीं, नेहरू ये पटेल मरे थे, वो 60 में मरे थे। जिस देश का आईएएस ऑफिसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, जिसको गांव के पगडंडी का पता नहीं, कभी चला नहीं है, दौड़ के दिखा दे ज्ञानेश गुप्ता किसी गांव के पगडंडी पे, दौड़ पाएंगे? कीचड़ वाली जमीन पे चल पाएंगे? कभी चले हैं? कभी पाँव में जोक लगा है? ऐसे आदमी को आप, देश का जो 100 करोड़ आबादी है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, यही सरकार देती है, गीत गाती है मैं दे रहा हूं 85 करोड़ लोगों को अनाज। गर्व कर रहे हैं कि हम, एक तरफ बोलते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। 85 करोड़ लोगों को अनाज देने का मतलब होता है इस देश का 70% आवाम जो है, वो इस लायक भी नहीं है कि अपने लिए रोटी जुटा पाए। कहां से आएगा? बिना घर के वोटिंग कार्ड कैसे बनेगा? कोई बताइए हमको, बिना घर के वोटिंग कार्ड बनता है क्या? रेंट पे रहने वालों का क्या हाल है इस देश में? मुंबई में आ जाइए, मुंबई में आधे लोग रेंट पे रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, फिर उनके वोटिंग कार्ड का क्या करोगे आप? तो जिनका घर नहीं है, हम तो कहते हैं पहले इस पे करो ना कि कितने लोगों के पास कितनी संपत्ति है, और किसके पास 6 घर है, किसके पास 9 घर है, एक घर से ज्यादा किसी के पास है तो उसका घर छीन लो। करो व्यवस्था ये कि एक घर इस देश के हर नागरिक को होगा। कौन सा कानून लाया भाई? एसआईआर इसलिए कर रहे हैं ये कि आपका ध्यान जो है रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम इन चीजों से भटका सके। एक और लास्ट बात है, सबसे ज्यादा वोट आपको मालूम है कहाँ कटा है? सबसे ज्यादा वोट कटे हैं पूर्णिया में, उसके बाद वोट कटे हैं किशनगंज में। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है, किशनगंज में 60% मुस्लिम आबादी है, पूर्णिया में 38% मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा वोट वहां कटे हैं। अब ये कल कह सकते हैं, नैरेटिव गढ़ देंगे कि वहां मुसलमान जो है बांग्लादेशी है। अरे बांग्लादेशी है तो चिन्हित करो। तुम तो वहां दिल्ली में ढूंढते हो बांग्लादेशी मुसलमान, जो बांग्ला भाषी लोग जो वहां रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनको मार पीट करके भगा रहे हो। तो ये बेसिकली गुंडों की भाषा है, गुंडों की सरकार है, गुंडों वाला सब सारा इनका कामकाज है। कहीं आम आदमी के जीवन को बेहतर करने का जो लक्ष्य होता है, जो मंशा होती है, जो मकसद होता है, वो नहीं है। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन बिहार में इनको इसकी सजा मिलेगी, ये लिख लीजिए। बीजेपी अगर इस भ्रम में जी रही है कि हम बिहार में सरकार बना लेंगे, तो भ्रम बुरी तरह से टूटेगा। जी।